हाय फ्रेंड्स, मैं ताहिर मंसूरी आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 12वीं विषय लेखा शास्त्र एमपी बोर्ड द्वारा जारी प्रश्न बैंक को हल करा रहे हैं। हल कराने से पहले मैं आपको नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अपने दिल से ये दुआ करता हूं कि सभी बच्चे जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो इस साल अच्छे नंबरों से पास हो और अपने देश और अपने परिवार का नाम रोशन करें। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। इसके पिछले वीडियो में हमने अध्याय 2 के पूरे प्रश्नों को हल करा दिया है। आज हम अपनी इकाई 3 अध्याय 3 साझेदारी फर्म का पुनर्गठन साझेदार का प्रवेश इस इकाई को हल कर रहे हैं। तो इस प्रश्न में सबसे पहले हम इसके जो डिवाइडेड क्वेश्चंस हैं उनको बताएंगे कि इसमें 1 अंक वाले 4 प्रश्न आ रहे हैं और 2 अंक वाला 1 और 4 अंक का 1 प्रश्न आ रहा है। इस प्रकार से ये इकाई भी कुल 10 अंकों की है। तो यहाँ पर पूर्ण ध्यान से बच्चे देखें। इसके बाद सही विकल्प है। पहला प्रश्न है साझेदारी का पुनर्गठन है, तो इसका जो आंसर है तो इसका आंसर जो है वो बी वाला है, साझेदार के लाभानुपात में परिवर्तन। दूसरा है साझेदार के लाभानुपात में परिवर्तन पर संचितियों का विभाजन होता है, तो ये जो होता है इसका ए आंसर होगा पूर्व अनुपात में। अगला है ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक है, तो इसका जो आंसर होगा साझेदार लाभ अनुपात में परिवर्तन के समय, तो इसका सी आंसर होगा। इसके बाद चौथा है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम होता है, तो यहाँ पर जो परिणाम होता है वो है वर्तमान साझेदार को लाभ में, तो ए वाला इसका आंसर होगा। इसके बाद अगला है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्तियों का लेखा करने पर होगा, तो इसका आंसर है वर्तमान साझेदार को लाभ, तो यहाँ पर इसका ए आंसर होगा। पांचवा जो है ए वर्तमान साझेदार को लाभ। छठवा है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित दायित्व का लेखा करने पर होगा, तो इसका जो आंसर है बी वर्तमान साझेदार को हानि, तो यहाँ पर वर्तमान साझेदार को हानि बी वाला आंसर होगा। इसके बाद सातवां है पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है, एक व्यक्तिगत खाता है या वास्तविक है या नाम मात्र है या इनमें से कोई नहीं, तो सी आंसर होगा नाम मात्र खाता। इसके बाद आठवां है पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है, तो पुराने लाभ हानि अनुपात में, तो यहाँ पर ए इसका आंसर होगा पुरानी लाभ हानि अनुपात में। इसके बाद एक्स और वाई 2:3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं, भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ बांटना तय किया, कौन साझेदार किस अनुपात में त्याग करेगा, तो इसका जो आंसर है वो y द्वारा त्याग 1/10, तो इसे भी हम निकाल कर आपको बताएंगे लेकिन थोड़ी देर पश्चात। इसके बाद अगला है ख्याति है, तो इसका बी आंसर होगा अमूर्त संपत्ति मानी जाती है। उसके बाद अगला है पिछले 4 वर्षों के लाभ 8,000, 12,000, 10,000 और 10,000 2 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर ख्याति का मूल्य क्या होगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 20,000 रुपये, लेकिन इसमें हमें इन औसत लाभ विधि में सभी लाभों को जोड़ना पड़ता है, तो 8 और 12 20, 20 और 10 30 और 10 40, 40 में 4 वर्षों के लाभ दिए तो 4 का भाग देंगे 10,000 और 10,000 का 2 से गुणा कर दिया जाएगा, क्योंकि 2 वर्षों का क्रय बोला है, तो 10 दूनी 20। इस प्रकार से जो आंसर है वो सी वाला आएगा। इसके बाद 12वां है अधिलाभ। अधिलाभ क्या है, तो इसका जो आंसर होगा वो ए वाला होगा औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ बराबर से अधिलाभ। ख्याति का सूत्र क्या है, तो ख्याति का जो सूत्र है औसत लाभ गुणित क्रय के वर्षों की संख्या भारित औसत लाभ गुणित क्रय वर्षों की संख्या अधिलाभ गुणित क्रय वर्षों की संख्या, तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा ये सभी। इसके बाद 14वां है
लाभ अनुपात, तो इसका जो आंसर होगा लाभ अनुपात बराबर से होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, और एक होता है त्याग अनुपात, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो दोनों सूत्रों को बच्चे बड़े कंठस्थ होकर करें। इसके बाद 15वां है ख्याति की गणना की भारित औसत विधि का उपयोग तब किया जाता है जब लाभ में उतार चढ़ाव होते हैं। मतलब ये वाला क्वेश्चन अलग से जोड़ा गया है। भारित औसत विधि जो है लाभ में उतार चढ़ाव होते हैं तब इसकी गणना की जाती है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन भी आ गया है, त्याग अनुपात बराबर से होता है पुराना लाभ हानि माइनस नया लाभ हानि अनुपात। तो नया में जो होता है नया माइनस पुराना वो लाभ अनुपात, और त्याग अनुपात पुराना माइनस नया। इसके बाद 17वां जो क्वेश्चन दिया गया है, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नगद में लाता तो उसे उस राशि को डेबिट किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, रोकड़ खाते में। जब नया साझेदार ख्याति नगद लेकर आता है तो रोकड़ खाते में किया जाता है। अगला है 18वां, जब नए साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नगद नहीं लाता तो उस राशि को डेबिट करेंगे, तो उसे हम नए साझेदार के पूंजी खाते में करेंगे, अर्थात डी इसका आंसर होगा। अगला है एक नया साझेदार फर्म में शामिल किया जा सकता है जब नए साझेदार जो है पुराने साझेदारों की सहमति होती है, तब हम नए साझेदार को शामिल कर सकते हैं साझेदारी में। इसके बाद अगला है त्याग अनुपात ज्ञात करना कहलाता है। तो ये यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो ए वाला, साझेदार के प्रवेश होने पर नया साझेदार प्रवेश करता है तो त्याग अनुपात की गणना की जाती है। इसके बाद है 21वां, पुनर्मूल्यांकन के लाभ को पुराने साझेदारों में विभाजित करेंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो पुराने अनुपात में, ये आंसर होगा। इसके बाद 22वां है नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है, तो इसका जो आंसर होगा लाभ में हिस्सा पाने के लिए। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि नया साझेदार ख्याति की राशि क्यों लेता है, तो यहाँ पर लाभ में हिस्सा पाने के लिए। इसके बाद 23वां है नए साझेदार के प्रवेश के समय पुराने आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित सामान्य संचय को हस्तांतरित किया जाता है, तो इसका जो आंसर होगा पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। तो पुराने साझेदारों को पूंजी खाते में बांट दिया जाता है। उसके बाद अगला, आबासा एक फर्म में साझेदार है, द नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है, तो इसका जो आंसर होगा पुराने साझेदारी की पुनर्गठित होगी। तो मतलब यहाँ पर पुराने साझेदार पुनर्गठित होगी, ये सी वाला इसका आंसर होगा। इसके बाद 25वां है नए साझेदार के प्रवेश के समय संपत्तियों के मूल्य में कमी को डेबिट किया जाता है, तो लाभ हानि समायोजन या पुनर्मूल्यांकन खाते में, ए वाला इसका आंसर होगा। 26वां संपत्ति तथा दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन के लिए हम खोलते हैं, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो बी वाला होगा, पुनर्मूल्यांकन खाता। इसके बाद 27वां और अंतिम है दायित्व में कमी क्या कहलाती है, तो ये ए वाला आंसर होगा, लाभ कहलाता। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो ख्याति वह संपत्ति है जो लाभ कमाने में सहायक होती है, तो इसका जो आंसर होगा वो सहायक होगा। इसके बाद अगला है ख्याति का वास्तविक मूल्य व्यवसाय के विक्रय पर ज्ञात किया जाता है, तो यहाँ पर ख्याति का जो वास्तविक मूल्य होता है जब व्यवसाय को बेचा जाता है उसके विक्रय पर ज्ञात किया जाता है। इसके बाद तीसरा है ख्याति की पुस्तकों में तभी दिखाना चाहिए जब उसके बदले प्रतिफल का भुगतान, यहाँ पर प्रतिफल का भुगतान किया गया हो। उसके बाद चौथा है औसत लाभ की गणना में पूर्व वर्ष की हानियों को घटाते, तो औसत लाभ में हमने अभी बताया है कि लाभों को जोड़ा जाता है और हानियों को घटाया जाता है। उसके बाद एकाधिकार ख्याति में वृद्धि करता है, यहाँ पर एकाधिकार जब रहता है किसी भी व्यवसाय का तो उसमें ख्याति क्या होती है, बढ़ते जाती है। इसके बाद अत्वी लघुत्तरी प्रश्न दिए गए हैं, ख्याति की परिभाषा, प्रच्छन्न ख्याति से क्या आशय है, साझेदारी फर्मों के पुनर्गठन से क्या आशय है, ये क्वेश्चनों को हम आगे वाले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। अभी हम नीचे से अपने सवालों को चालू करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 11वां जो लिखा हुआ है,
एल और एम एक फर्म में साझेदार है जो 3-2 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। एन को फर्म प्रवेश दिया जाता है। नया साझेदार अपना 1/, हिस्सा पूर्णतः एल से प्राप्त करता है। नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इस सवाल को करते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न में प्रैक्टिकल क्रमांक 11, इसमें हम एल और एम, यहाँ पर एल का जो अनुपात है वो 3 है और एम का जो है वो 2 है। तो अर्थात 3 और 2 5, तो 3/5 और 2/5। इसके बाद इन्होंने एन को साझेदार बनाया है कितने भाग के लिए? 1/5 भाग के लिए। तो 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया, जो कि पूरा भाग किससे लेता है? एल से लेता है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, एल का हिस्से में से डायरेक्ट उसके हिस्से को घटा देंगे। तो एल 3/5 में से 1/5 एन का हिस्सा घटा देंगे। तो जब हर समान रहते हैं तो ऊपर वाली संख्या डायरेक्ट घट जाती है और एलसीएम वही का वही आ जाता है। 5 का 5 एलसीएम आ जाएगा और 3 में से 1 जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/5। इस प्रकार से एल का जो हिस्सा बचेगा वो हिस्सा एन को देने के बाद 2/5 हो जाएगा। एम का जो हिस्सा है, एम का हिस्सा 2/5 वो कुछ नहीं दे रहा है, तो उसका जो आंसर रहेगा वो 2/5 का 2/5 रहेगा। और एन का जो हिस्सा है वो 1/5 का 1/5 रहेगा। सबके हर समान होना चाहिए। ये अंश होती है ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या हर होती। तो इसका जो आंसर आएगा वो 2, 2, 1। जो नया अनुपात रहेगा एल, एम और एन का, तो वो 2, 2, 1 हो जाएगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 2, एक फर्म का औसत लाभ 48,000 रुपये है और पूंजीकरण की जो दर दी गई है वो 12% है। फर्म की विविध संपत्ति एवं दायित्व क्रमशः 3,50,000 व 1,00,000 रुपये है। ख्याति की गणना कीजिए। तो यहाँ पर जो विविध संपत्ति वो 3,50,000 है और जो दायित्व दिए गए हैं वो 1,00,000 रुपये है। इस सवाल में ख्याति की गणना करना है, लेकिन पूंजीकरण विधि से हल करना है। तो कोई भी एक ख्याति की गणना 2 प्रकार से हल की जाती है, एक औसत लाभ विधि से और एक अधिलाभ विधि से। तो हम इसकी एक विधि से आपको प्रश्न को हल करके बता देते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें विनियोजित पूंजी नहीं दी गई है, हमें इसमें से विनियोजित पूंजी निकालना है। तो विनियोजित पूंजी के लिए हम आपको पहले एक सूत्र बता देते हैं। तो विनियोजित पूंजी ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है, विनियोजित पूंजी बराबर से कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व। कुल संपत्ति में से कुल दायित्व को घटा दिया जाता है तो विनियोजित पूंजी निकल कर आ जाती। तो हमारे पास कुल जो संपत्ति वो 3,50,000 रुपये दी गई है प्रश्न में, उसमें से कुल दायित्व जो है वो 1,00,000 रुपये के हैं। तो ये घटा देंगे तो जो आएगा वो 2,50,000 रुपये जो है वो हमारी विनियोजित पूंजी कहलाएगी। इसके बाद हम सवाल को हल करते हैं। तो इसमें जो ख्याति की गणना मैंने अभी आपको बताया हूँ कि 2 प्रकार से ज्ञात की जाती है। तो सबसे पहले हम औसत लाभ विधि से इसको हल करेंगे। तो औसत लाभ बराबर से होता है, पूंजीकरण विधि से हल करेंगे, पूंजीकरण विधि का औसत लाभ मूल्य, पूंजीकरण विधि से औसत लाभ। तो इसका जो सूत्र होता है वो औसत लाभ गुणित 100 बटे सामान्य ब्याज दर। तो यहाँ पर हम सामान्य ब्याज दर, तो औसत लाभ विधि, औसत लाभ हमें निकलाया दिया गया है प्रश्न में कि एक फर्म का औसत लाभ 48,000 रुपये है और पूंजीकरण की दर भी दी है 12%। तो उसे हम जमाएंगे। तो यहाँ पर औसत लाभ हमें दिया है 48,000 गुणित 100 बटे सामान्य ब्याज दर जो दी गई है वो 12% दी गई है। तो 12 एकम 12, 12 चौक 48। तो यहाँ पर 4,000 आएगा। 4,000 का गुणा हम करेंगे इस 100 में, गुणित 100, तो ये आएगा हमारा 4,00,000 रुपये। तो यहाँ पर जो है ये निकल कर आया औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य,
औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य 4 लाख रुपए। अब इसमें एक सूत्र और लगेगा, तो इसका जो सूत्र है वो आएगा औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य माइनस जो है विनियोजित पूंजी। तो यहाँ पर औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य 4 लाख रुपए दिया गया है और हमने अभी विनियोजित पूंजी जो निकाल कर लाए हैं वो 2,50,000 रुपये निकाले हैं। तो यहाँ पर 1,50,000 रुपये जो है ये हमारी ख्याति का मूल्य आ जाएगा और यही आंसर होगा। ये औसत लाभ विधि से इसका हल है। तो ये आसान पड़ेगा, बच्चों को कोई भी एक मेथड से इसकी ख्याति की गणना करना पड़ेगा। इसके बाद अधिलाभ विधि से भी इसका हल किया जा सकता है। यदि बच्चे कमेंट करके बोलेंगे तो मैं इसको अगले वीडियो में बता दूंगा, लेकिन ये आसान तरीका है। केवल एक कोई भी विधि आएगी तो आप इसे ही आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 जो दिए गए हैं, निम्न सूचनाओं के आधार पर एक फर्म की ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर। तो यहाँ पर अधिलाभ विधि पूछा है, इसके पहले जो हमने बताया है वो पूंजीकरण विधि से सवाल को हल कराया है। तो इसके बाद हम ये बता रहे हैं कि व्यापार में पूंजी का विनियोग 4 लाख रुपये है, सामान्य प्रत्याय की जो दर है वो 15% है, औसत लाभ जो है वो 90,000 रुपये दिए गए हैं। इसमें एक लाइन और जोड़ दी गई है, चालू वर्ष से दुकान का किराया 500 रुपये प्रति माह बढ़ा दिया गया है। तो इस सवाल को हम हल कराना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये बता दें कि इन सवालों का किताबों में मिलना बहुत कठिन है। तो प्लीज़ हमारी मेहनत को देखते हुए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को आगे तक पहुंचाएं। तो चलो शुरू करते हैं अपने प्रश्न के आंसर की ओर। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक चीज़ निकालनी पड़ेगी कि निम्न सूचनाओं के आधार पर फर्म की ख्याति का मूल्य जो दिया गया है वो विनियोजित पूंजी 4 लाख दी है, सामान्य प्रत्याय की दर जो दी है वो 15%, औसत लाभ 90,000 रुपये दिया है, चालू वर्ष से दुकान का जो किराया 500 रुपये प्रति माह बढ़ा दिए गए। तो यहाँ पर हमें यहाँ किराया जो दिया गया है 500 रुपये प्रति माह, तो साल में कितने माह होते हैं 12, तो 12 पंचे 60, 6,000 रुपये। तो जो हमारा औसत लाभ निकलेगा वो औसत लाभ निकालने के लिए हमें 90,000 रुपये में से 6,000 रुपये जो ये निकाला गया है वो घटाना पड़ेगा। तो ये जो है हमारा औसत लाभ 84,000 रुपये आएगा। इसके बाद हमें इसकी अधिलाभ विधि की ओर चलना है। तो अधिलाभ बराबर से होता है, अधिलाभ विधि का सूत्र, जिन बच्चों को सूत्र याद होंगे उन्हीं से इस ख्याति की गणना बड़े आसानी से बनेगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन सूत्रों को बराबर याद करें, 2-3 बार लिख कर देखें। तो अधिलाभ का जो सूत्र है वो है, सबसे पहले हमें अधिलाभ ज्ञात करने के लिए सामान्य लाभ ज्ञात करना होता है। तो सामान्य लाभ का जो सूत्र है वो है विनियोजित पूंजी गुणित दर बटे 100। अब विनियोजित जो पूंजी दी गई है वो हमें दी गई है प्रश्न में 4 लाख रुपए। तो यहाँ पर हम 4 लाख रुपए लिखेंगे, गुणित दर जो दी है हमें वो भी प्रश्न में दी 15%, तो 15% का 100। तो यहाँ पर 2 शून्य के 2 शून्य और 15 चौक 60, तो यहाँ पर जो आएगा 60,000 रुपये आएगा। अब इसके साथ हमें अधिलाभ बराबर से एक सूत्र और ज्ञात करना पड़ता है। तो औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। तो औसत लाभ जो है हमने अभी निकाला है 84,000 रुपये। तो 84,000 में से औसत लाभ 84,000 में से सामान्य लाभ जो है वो 60,000 रुपये घटा दिया जाएगा। तो जो आएगा वो अधिलाभ होएगा। तो अधिलाभ जो है कितना आएगा 24,000 रुपये। लेकिन इसमें प्रश्न में एक जगह कहा गया है कि अधिलाभ की जो गणना की गई है
3 वर्षों के क्रय के आधार पर करनी, तो 3 का गुणा किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है 24,000 में 3 का गुणा करेंगे तो 24 तिया 72,000, तो यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद हम वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है और बच्चे उतने ध्यान से देख नहीं रहे हैं, इसलिए हम इसे 2 पार्टों में विभाजित कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।